प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी, इस वक्त जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं पीटीआई में कि कहा जा रहा है कि जी लाहौर में जहां हमाद अदर ने इस्तीफ़ा दिया, लाहौर के सदर असगर गुजर साहब का इस्तीफ़ा, उसके बाद पंजाब में पार्लियामानी लीडर का इस्तीफ़ा, और इस तरह फिर KPK में इख्तलाफात की खबरें। इस तरह सिंध में भी कहा जा रहा है कि जी कुछ इस तरह की ही सूरत हाल है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमाल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब। क्या कहेंगे ये इख्तलाफात पार्टी के अंदर, जो ख़ासतौर पर फैज़ हमीद का जो मामला है, जब से उनकी गिरफ्तारी को मार्शल खबरें आई हैं उसके बाद सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लिंकअप किया जा सकता है इस मामले को? हेलो जी जमाल सिद्दीकी साहब। देखिए, तकनीक का मामला उनके जाने का मामला है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात का या किसी भी शख्सियत का उनसे कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं होना चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा कि हमारा इस केस से कोई वास्ता नहीं है, ये एक फौज का अपना खुद एहतसाबी का निजाम है। जिस तरह DGI-SPR साहब ने कहा था, तो वो अपने उस निजाम के तहत अपने अफसरान के साथ जिस भी बुनियाद पे जो भी इनको शवाहिद हो, जो भी इनकी गलतियां खामियां हो, तो वो खुद एहतसाबी का अमल उनका इदारे का है। और वो अगर समझते हैं कि अगर उनके किसी अफसर ने गलत किया है तो वो बिल्कुल हक बजानिब है। और मैं समझता हूँ कि जो भी शख्स गलत करेगा तो वो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इसमें किसी भी सियासी जमात की मैं नहीं समझता कि कोई राय होनी चाहिए। राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी कहा जाता है पीटीआई के साथ रवाबित भी थे और अहकामात दिया करते थे वो। नहीं, ऐसा नहीं है। हुकूमत देने में वो कौन होता है हुकूमत देंगे? ठीक है, जब तक इंसान नौकरी पे होता है, वो किसी मनसब पे होता है, तो वो जाहिर है एक एस्टेब्लिशमेंट की हैसियत है। वो उस हकीकत पे पस मंजर में जो भी एक हुकूमत के साथ गुफ्तगू, मुशावरत या मामलत कर लें, उस मामलत के अमल में तो लोग साथ हो सकते हैं और समझ लिया सकता है। जाहिर लोग बेहतरीन इंटेलिजेंस निजाम है, उस बुनियाद पर उस सिलसिले में अगर राय DGI की लिंक आती है तो उसमें तो हक नहीं है उनकी रहनुमाई के उनको या कुछ भी कर। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि PTI के साथ, क्योंकि वो एक फौजी अफसर है, उनके है, कोई कोई ब्यूरोक्रेट तो करने के चलो नौकरी खत्म हुई, सियासत में आ गए। तो मेरा नहीं ख्याल इन पर जो इल्जाम है कि वो PTI के साथ उनको रवाबित है, उससे तो जान है इल्जाम में। मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा, सियासत में, लेकिन जमाल सिद्दीकी साहब सियासत में मुदाखलत के हवाले से खासतौर पर कहा जाता है जी 2018 के इलेक्शन में RTS बिठाना और खान साहब को लाना, इन तमाम चीज़ों में भी शामिल भी रहे। उसके अलावा 9 मई के वाक़यात में भी किसी हद तक उनका नाम शामिल है। नहीं 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 नहीं, देखिए ये RTM बिठाना ये कोई बात ही नहीं हुई। यार मैंने 2013 में जितनी मकबूलियत इमरान खान की थी और वही मकबूलियत को तसलसल 2018 में भी कायम रहा, और वो तसलसल आपने देख लिया 2024 में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जिसको 50,000 वोट मिलते थे वो 1 लाख पे खड़ा हुआ है। ये सारी चीजें है कि मकबूलियत देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी की मकबूलियत है तो वो सिर्फ PTI की है, इमरान खान साहब की है, और किसी जमात की नहीं है। अच्छा, तो वो मकबूलियत की बात तो आप ना करें। मकबूलियत का अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से है और वो कंटिन्यूशन है मकबूलियत का। ऐसी कोई चीज नहीं है कि इनका कोई रोल था हुकूमत दिलाने में। तो देखिए ना, अगर जब हम इस तरह की बात करते हैं कि इनका कोई रोल हो, तो फिर तो हम बना रहा है एस्टेब्लिशमेंट का मोर तो इल्जाम खड़ा दूं कि वो हुकूमत बनाती है, हुकूमत गिराती है। अच्छा, ये नहीं तो मानते आप इस बात को तस्लीम नहीं करते कि ना हुकूमत बनाते हैं ना गिराते हैं, उनका रोल नहीं है, न्यूट्रल रहते हैं नहीं, हमेशा? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें की है, तो नहीं, ये फिर पता इल्ज़ाम, मैंने चलेगा। इल्ज़ाम की बात की, मैंने कहा इल्ज़ाम है इस तरह का। ये मतलब इल्जाम हो, इल्जाम बेशक हो, लेकिन हम अपने मकबूलियत की बुनियाद पर हुकूमत में आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ा वाज़ह फैक्ट है कि हम अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर 2024 में भी हुकूमत में आए। अच्छा, इसमें जवाब सिद्दीकी साहब, अभी रिसेंटली दोबारा गिनती में 3 सीटें कौमी असम्बली की नून लीग की बात चली गई हैं, और दोबारा गिनती खासतौर पर आपकी जानिब से, नहीं आपकी पार्टी की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ जो है धांधली हुई और बहुत सारी सीटें जीती हुई हमें नहीं जिताई गई। फार्म 45 और 47 की बात भी आपने की। तो सर ये देख लीजिए, दोबारा गिनती होगी तो फिर इस तरह के नतीजे आएंगे सामने। देखिए, आप जानकारी की बुनियाद पर इलेक्शन कराएंगे, आपको दोबारा गिनती की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका इलेक्शन जानकारी और ईमानदारी की बुनियाद पे हो जाए और इस खौफ से भरे हो जाए कि मैं तो हार रहा हूँ, मेरी तो मकबूलियत नहीं है, मुझे तो सीटें नहीं मिलेंगी, तो इस हार के खौफ से बाहर निकल के अगर सारी सियासी जमातें इलेक्शन लड़ें और ईमानदारी से आए हुए रिजल्ट को तस्लीम करें,
तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में फिर ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और ना ही इस इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी होगी। नहीं तो जमाल सिद्दीकी साहब, ये जो इलेक्शन हुए 2024 के, जिस पर एतराज़ सभी को था, लेकिन खासतौर पर आपकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें भी आप ही के पास हैं। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि गिनती के बारे में आप भी कहते हैं रिकाउंटिंग होनी चाहिए, देखने चाहिए तमाम मामलात को, लेकिन इलेक्शन के बाद भी अगर आप भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन के बाद भी धांधली हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं कहूंगा कि मैं इलेक्शन जीता था 31,000 वोट लेके, 31,000 वोट लेके जीता था, लेकिन जो 6,000 वाला है वो असेंबली में बैठा हुआ है। तो मैं तो इस बात को जानता हूं कि अगर इलेक्शन को आप सही अंदाज में करा दें तो उसके बाद ना तो आपको ये सारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने की और इस तरह के अदालतों में जाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो सही इलेक्शन जमाल सिद्दीकी, तो सही इलेक्शन किससे तकाजा करेंगे फिर आप? सही इलेक्शन निगरान हुकूमत नहीं कराने हैं, निगरान हुकूमत को अगर आप नहीं मानते तो फिर किससे? मेरी गुजारिश है, देखें हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और वो भी एक मावनत के लिए खड़े होते हैं, साथ में जागरत के लिए खड़े होते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम इस चीज को ट्रांसपेरेंट तो बनाए। ट्रांसपेरेंट बनेगा तो सारी जमातों को पता होगा कि किसी को फेवर नहीं मिल रहा है, किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रही, किसी को एडवांटेज नहीं मिल रहा। अब आप देखेंगे नून लीग की हुकूमत है जिसको पता है कि मेरी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें हैं, ये बच्चे को पता है। किसी भी सियासी आप इक़्तिदार के साथ टीवी पर पूछना तो वो 17 सीटों पर इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है। नवाज शरीफ भी हार गए थे, मरीम नवाज की हार गई थी, संजय हार गए थे। ये चीजें जितनी ये जो क्या कहते हैं इसको, आप क्या कहना चाहिए, बेईमानियां होती हैं, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ होता है नून लीग के साथ। अगर हम इसी स्टेज पे अगर पकड़ लें, मेरी तो गुजारिश है कि वो इसी स्टेज पे पकड़ ले। सर ये बड़ी अहम बात है, आप सियासी आदमी हैं, सियासी कारकुन हैं, और फिर आज भी आप एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अगले इलेक्शन भी अगर होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट फेयर करा दे। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट किस चीज पे फोकस करे। इलेक्शन कमीशन 22 नहीं होने पाए, पुलिस 22 नहीं होने पाए, और एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है अगर फिर वही बात होगी, फिर आप अगर हारेंगे तो कहेंगे जी आज नून लीग के साथ है या शायद पीस पार्टी के साथ है। अगर आप एक देखिए, आप बैसियत सहाफ़ी और तजिया निगार, आप समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन में पीटीआई हारी थी? अगर आप समझते हैं तो फिर गुफ्तगू आगे बेकार है सारी। सर मैं आपसे सवाल करता, बताइए आप समझते हैं कि पीटीआई हारी थी? सर ये बताइए कि इससे पहले 18 और 13 में भी क्या धांधली नहीं हुई? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ क्या बैसियत तजिया निगार, बैसियत सहाफ़ी आप समझते हैं कि 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई हारी थी? सर जिस तरह इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं इसी तरह इलेक्शन हुए। मेरे सवाल का जवाब नहीं। सर यही जवाब है, सारे इलेक्शन इसी तरह हुए हैं। जो पार्टी हार जाती है जमाल सिद्दीकी साहब, वो यही कहती है कि जी देखिए धांधली हुई है। नहीं। अब देखिए एमक्यूएम का क्लेम ये है, आप देखिए आपका ताल्लुक कराची से है ना जमाल सिद्दीकी साहब, एक सुन लीजिए, एक छोटा जितनी सवाल सुन लीजिए। एमक्यूएम ने ये कहा, देखिए एमक्यूएम ने शुगर कोटेड गुफ्तगू कर लेता है, मजबूरी होती है, लेकिन एंकर को तो बोल्ड होना चाहिए ना। आप कहें कि हाँ सर एंकर तो बहुत सारी जगह होकर आके आपके उस तरफ गए नहीं तक। मैं ये कह रहा हूँ कि एमक्यूएम ने ये कहा कि जनाब एमक्यूएम ने ये कहा कि हम 1988 से जीतते चले आ रहे हैं, अब अगर जीत गए तो इसमें अनोखी बात तो नहीं, हम तो हर दफा जीतते हैं कराची से। तो मेरा टीवी के शो पे उनसे सवाल यही था, उनके लीडर मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने कहा ये 2024 के इलेक्शन में खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से आ रहे हैं, जिसके वोट 80,000 है और खालिद मकबूल सिद्दीकी के 18,000 है, ले आओ फॉर्म 45 रखो। अच्छा क्यों हारे? 3.5 साल की आपकी हुकूमत में आप ये समझते हैं कि महंगाई गुर्बत का आपने खात्मा कर दिया था, लोग बहुत खुश थे, खुशहाल थे, इसलिए आपको ज्यादा वोट मिलने थे और एमक्यूएम को नहीं मिलने थे? हर शहर की अलग सियासी डायमेंशन है, हर शहर की अलग पॉलिटिकल डायमेंशन है। कराची की पॉलिटिकल डायमेंशन ये है कि लोग एमक्यूएम से आजिज आ चुके हैं, लोग एमक्यूएम से तंग आ चुके हैं, लोग एमक्यूएम का वो उरूज देख चुके हैं जिसमें एमक्यूएम के वोटर को कुछ नहीं मिला, एमक्यूएम के सपोर्टर को कुछ नहीं मिला। जिस कौम की रहबरी लीडरी नुमाइंदगी एमक्यूएम करती है उस कौम को कुछ नहीं मिला। इस बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया जब हमारा ताल्लुक एक रीजनल जमात से नहीं होगा, अब हम एक कौमी जमात के साथ खड़े होंगे। और उनको लगा कराची वालों को कि अब सिर्फ जो लीडर है पाकिस्तान में जो कराची वालों की मांगी करेगा वो इमरान खान है। तो सर कराची वालों के लिए खान साहब ने फिर 3.5 साल में क्या किया? जी मेरे भाई,
आपकी हुकूमत आई, कराची से आपके इतने MNAs भी थे, MPs भी थे, आप भी ज़ाहिर है मौजूद थे असम्बली में, तो कराची वालों के लिए फिर क्या किया? कराची वाले के आंसू तो फिर भी खुश नहीं कर पाए आप। यार कराची, अगर ये तो बहुत पुराना सवाल है जो आप आज मुझसे कर रहे हैं। तो कराची सर वालों के इसलिए लिए कि क्या पुराने किया? ही मसाइल चले आ रहे हैं आज तक, सर वही हल नहीं हुए। हम तो आज भी कोटा सिस्टम हाँ, को रो तो रहे मैं हैं, आपको हम तो बता आज भी रहा पानी हूँ, को रो रहे हैं, हम तो उसके आज भी लिए कचरे को रो रहे हैं। उसके लिए मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना, उसके लिए मुझे आपसे कलम से दोबारा करना पड़ेगा और पूरा आधा घंटा आप मुझे दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कराची वालों के लिए क्या किया। मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात ये समझाऊं कि कराची के लोग अगर आज कचरे के लिए रो रहे हैं तो वो आपका बल्दियाती निजाम है, आपकी वजारत बल्दियात है, जो पहले माजी में 3 दफा MKM के पास रही और अब मुस्तकिल पिछले 3 टर्म से पीपल्स पार्टी के साथ है। फिर आप आइए कि इस वजारत बल्दियात के नीचे ना सिर्फ DMCs है, KMCs है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसके बावजूद शहर से कचरा नहीं उठ रहा है। कौन जिम्मेदार है? ये वही लोग जिम्मेदार हैं जो इस शहर पर राज करते हैं। फिर आप बहुत आइए कि शुक्रिया कराची शहर में सर, मैं फिर तफसील से किस प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब आपका। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज प्रोग्राम और कोशिश की हमने कि उन तमाम मामलों को आपके सामने रखें जो इस वक्त दरपेश हैं मुल्क कौम को, उनका हल क्या है, लीडरान ही क्या सोचते हैं, वो लीडरान जिन्हें आप और हम वोट देकर कंधे बिठाकर असम्बली तक छोड़ कर आते हैं। उसके बाद फिर न जाने फिर मसाइल यूँ के तू रहते हैं, लीडरान भी यूँ के तू रहते हैं और अगला इलेक्शन आ जाता है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।